नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़ और मैं हूं अचलेंद्र कटियार। दोस्तों, अफ़गानिस्तान पर कब्जे के 9 दिन बाद भी तालिबान क्या करेगा, सरकार कैसे चलाएगा, सरकार की शक्ल क्या होगी, सरकार में किसकी किसकी भागीदारी होगी, ये तमाम सवाल अभी अनसुलझे हुए। अफ़गानिस्तान से कई प्रकार की खबरें आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर ये है कि वहाँ पर पंजशीर प्रांत के अलावा बगलान प्रांत तालिबान के हाथों से निकल गया है। पंजशीर वही जगह है जहां पर देश के उपराष्ट्रपति सालेह के छिपे होने की बात है। ऐसे में सवाल यह है कि जब उपराष्ट्रपति देश में है और लगातार वह तालिबान से मोर्चा ले रहे, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। सालेह देश में रहकर अहमद मसूद की सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और मुकाबला भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज बात कि अशरफ गनी ने देश क्यों छोड़ा, तो इससे पहले बात अफ़गानिस्तान के बीते दौर की। 6 देशों से अपनी सीमाएं साझा करने वाला अफ़गानिस्तान हमेशा दुनिया के निशाने पर रहा है। एक ऐसे भूभाग पर स्थित है जिसका रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है, जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति से जोड़ता है। इस भूमि पर कुषाण, हफ्तलिट, समानी, गजनवी, मोहम्मद गौरी, मुगल, दुर्रानी और अनेक दूसरे प्रमुख साम्राज्यों का उत्थान हुआ। प्राचीन काल में फारस और शक साम्राज्यों का अंग रहा अफ़गानिस्तान कई सम्राटों, आक्रमणकारियों और विजेताओं की कर्मभूमि रहा। इनमें सिकंदर, फारसी शासक द्वारा प्रथम तुर्क मुगल शासक बाबर, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, सिख साम्राज्य इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। अफ़गानिस्तान पर ब्रिटिश सेनाओं ने भी कई बार आक्रमण किया। इतना ही नहीं, 19वीं सदी की बात करें तो आंग्ल अफ़गान युद्धों के कारण अफ़गानिस्तान का काफ़ी हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया था, जिसके बाद अफ़गानिस्तान में यूरोपीय प्रभाव बढ़ता गया। सन 1919 में अफ़गानिस्तान ने विदेशी ताकतों से एक बार फिर स्वतंत्रता पाई। आधुनिक काल में 1933 से 1973 के बीच का काल अफ़गानिस्तान के लिए सबसे व्यवस्थित काल रहा, जब ज़ाहिर शाह का शासन था, पर पहले उसके जीजा। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पलट के कारण देश में फिर से अस्थिरता आ गई। सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट के सहयोग से देश में कदम रखा और मुजाहिदीन ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बाद में अमेरिका तथा पाकिस्तान के सहयोग से सोवियतों को वापस जाना पड़ा। साल 1989 में सोवियत संघ ने जब अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से बुलाया, तो वहाँ पर चल रही नजीबुल्लाह की सरकार कमज़ोर होने लगी। नजीबुल्लाह वहाँ की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सुप्रीम लीडर थे, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कट्टरपंथी मुजाहिदीन इसी बात से चिढ़ते थे। मुजाहिदीनों के संगठन का मानना था कि नजीबुल्लाह अल्लाह में विश्वास नहीं करते। वह एक कम्युनिस्ट नेता है जो मुस्लिम देश पर राज कर रहे हैं। इसकी वजह से कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश भी उनसे नफरत करते थे। अमेरिका भी मुजाहिदीन संगठनों का साथ दे रहा था। भारत उस समय भी अकेला ऐसा देश था जिसने कट्टरपंथियों का साथ न देकर लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसा किया था। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नजीबुल्लाह को भारत दौरे पर बुलाया और अपना समर्थन दिया। दोस्तों, भारत चाहता था कि अफ़गानिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत ना हों, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1992 तक 15 अलग अलग मुजाहिदीन संगठन काबुल के नज़दीक पहुंच गए। नजीबुल्लाह को समझ आ गया कि उनकी सरकार वहां नहीं रहेगी। इसी साल उन्होंने घोषणा की कि जब उनका विकल्प मिल जाएगा वे राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मुजाहिदीन संगठन उनकी जान को प्यासे थे। नजीबुल्लाह ने कश्मीर के बारामूला से पढ़ाई की थी। उनके भारत से बहुत अच्छे रिश्ते थे, इसलिए उन्होंने इसी साल
अपनी पत्नी और 3 बेटियों को भारत भेज दिया था। इसके 2 हफ्ते बाद नजीबुल्लाह भी भारत आने वाले थे, लेकिन वह भारत नहीं पहुंच सके। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि मुजाहिदीन लगातार उनका पीछा कर रहे थे। बताते हैं कि जब वह भारत आना चाहते थे, वह काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। उन्होंने 2 चेक पोस्ट पार कर ली थी, लेकिन तीसरी चेक पोस्ट वो पार नहीं कर पाए और उन्हें बदले हालात में काबुल स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जाना पड़ा। यकीन मानिए कि यहाँ पर वो 4 वर्षों तक रहे। 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर निकालकर बहुत पीटा और उनकी हत्या कर दी। उनके शरीर के अंगों को भी काट दिया और बाद में सिर में गोली मार दी। इतना ही नहीं, तालिबान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले उनके शव को क्रेन पर लटकाया, फिर राजमहल के पास चौराहे पर स्थित एक लैंप पोस्ट लटका दिया। जब लोगों की नज़र उनके शरीर पर पड़ी तो उनकी आंखें सूजी हुई थी और मुंह में ज़बरदस्ती सिगरेट भर दी गई थी। दोस्तों, शायद यही वजह रही होगी कि अशरफ गनी देश छोड़कर भाग निकले। हालांकि अशरफ गनी के भाई हसमत गनी तालिबान में शामिल हो गए हैं। उन्होंने तालिबान से हाथ मिला लिया है। हसमत गनी ने यह कहा है कि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान एक हकीकत है, इसलिए तालिबान के साथ शामिल होना ठीक है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में खौफ का मंजर यह है कि 9 दिन बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। लोग किसी भी हालत में अपने देश से छोड़कर तालिबान के कहर से बचकर निकलना चाहते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए अशरफ गनी का अंदेशा सही साबित हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो अब हालात हैं, वहाँ पर आतंकी संगठन के कब्जे के बाद तमाम दूसरे आतंकी संगठन भी सक्रिय हो रहे हैं और वहाँ पर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। तालिबान के दावे कुछ और हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वह वही काम कर रहा है जिसके लिए तालिबान बदनाम है। दोस्तों, खबर यह भी है कि हक्कानी नेटवर्क काबुल की सुरक्षा संभाल रहा है। यह वही हक्कानी नेटवर्क है जिस पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी 37 करोड़ 15 लाख 8,500 रुपये का इनाम रखा हुआ है। आतंकी खलील हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का भाई है। उसके पास आतंकी संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है। खलील हक्कानी को अमेरिका ही नहीं, यूएन ने भी आतंकी घोषित कर रखा है। आपको ये भी बता दें कि हक्कानी नेटवर्क की जड़ें पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में है। हक्कानी नेटवर्क वहीं से ऑपरेट होता है और पाकिस्तान भी कई बार हक्कानी नेटवर्क की मदद से भारत में आतंकवाद फैला चुका है। तो दोस्तों, काबुल पर कब्जे के 9 दिन बाद भी तालिबान अभी तक सरकार कैसी होगी, कौन सा शासन होगा, उसके क्या नियम कायदे होंगे, ये स्पष्ट करने में सफल नहीं हो पाया है। तो वहीं दूसरी ओर पंजशीर प्रांत से अहमद शाह के लड़ाके लगातार तालिबान के लिए परेशानी का सबब बने हुए। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज़।